बिगिनर्स नहीं है, बट वो उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उन्होंने पहले एग्ज़ाम दिए, उनके प्री क्वालिफाई हो चुके हैं, और उनके बट मेन सीन्स नहीं निकल पा रहे हैं एग्ज़ाम। स्टिल उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीजीडीएफ का एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है, और उनके मॉक्स में भी ठीक ठाक 70 80 90 परसेंटाइल आ रही है। तो बेसिकली आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और मेन रीज़न आपके नंबर ना आने का, मेंस क्वालिफाई ना करने का मेन रीज़न जो होता है ना, किसी स्टूडेंट का जो क्वालिफाई नहीं कर पाते मेंस, उनका मेन रीज़न होता है वो बेसिक्स क्लियर नहीं करते और वो आगे बढ़ जाते हैं, पहला। दूसरा, वो मॉक तो सॉल्व करते हैं, एक दिन पता लगा उन्होंने 2 3 मॉक कर दिए, मेंस का डेली एक मॉक कर रहे हैं, प्री के 3 3 मॉक एक दिन में कर देते हैं। मॉक करना इंपॉर्टेंट नहीं होता कोई एग्जाम निकालने के लिए, पहली चीज़। मॉक तो यार 2 मॉक मॉक होते हैं, बेसिकली एक ड्रिल है वो आपकी। किसी फाइट से पहले आपको ड्रिल कराई जा रही है, आपको कहाँ पे गन चलानी है, कहाँ पे आपको रुकना है, किससे एग्जाम किस गन को किस तरह से यूज़ करना है, इंटरव्यू को कैसे खत्म करना है, बेसिकली एक ड्रिल है एक आप सबके लिए। तो मॉक का मतलब होता है एग्ज़ाम आपने दिया, वो आपके नंबर आए, परसेंटाइल आई, स्कोर आया, कितने में से आपका क्या रैंक आई, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए, उसमें एक टाइमिंग का सेक्शन भी रहता है हर मॉक में, कि आपने कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, वो टाइम मैच करो, क्या वो वर्थ इट था उतना टाइम उस पर वेस्ट करना, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ऑल टाइम बेस्ड। अगर आप सही टाइम पे सही क्वेश्चन को स्किप नहीं किया तो फंस जाओगे, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आपको अब खेलना है टाइम के साथ। अब आप बिगिनर नहीं रह गए, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो, प्रो भी नहीं बने, बीच में फंसे हुए हो। तो प्रो आप तभी बनोगे जब आपको पता होगा किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कैसे सॉल्व करना है। ये तभी आएगा जब आप उस मॉक को एनालाइज करोगे। तो आप सबके लिए जो अभी मॉडरेट लेवल पे हैं और जिनको लग रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो बेसिकली जाओ सबसे पहले और मॉक देना चालू करो, उनको एनालाइज करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, आपने किसी किसी कोई पजल सॉल्व कराया अपनी रीजनिंग में, वो पजल आप फंस गए, नहीं कर पाए, आपने दूसरे सॉल्व किए, आप स्किप करके बढ़ गए आगे, आपने सबमिट कर दिया। फिर उस पजल पे जाओ, किस बेसिस पे, क्या वो सिटिंग अरेंजमेंट है, कुछ भी हो सकता है, वो A to Z टॉपिक, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो, उस पे 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करो उसी कैटेगरी के। तब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, फिर आपकी स्पीड भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है। और रही बात ये, तो चलो पजल आपको इन सब में तो ये करना ही है। तो बेसिकली हम एक सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश में अब आपका वो टाइम गया कि आप न्यूज़पेपर रीड करो, ये सब टाइम गया, अब ये टाइम नहीं रह गया। तो इंग्लिश में तो यार मैं सबको ये बोलता हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं भी सेम क्लासेस नहीं करता था मैं कभी, मैं तो सिर्फ मॉक देता था इंग्लिश के, उसी को मार्कअप करता रहता था। इसी के थ्रू इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी भी नहीं थी, ऐसा नहीं बोलूँगा। इंग्लिश में तो मुझे ये पता नहीं रहता था मैं कितने नंबर आएंगे, क्योंकि मैं करके आ जाता था, भी सोचता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था इंग्लिश से मेरा कुछ नहीं होने वाला, जो भी कर दूंगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वांट और रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी थी। तो बेसिकली इसमें काम करने की ज़रूरत होती है क्वांट और रीजनिंग में। तो आप सबके सिलेबस तो कंप्लीट हो गई, आपने 2 3 बार कर लिया होगा, आप 1 2 में प्री रिक्वालीफाई करके बैठे होंगे। तो बेसिकली क्वांट में क्वेश्चन आप देखो, आपको क्या सॉल्व करना है, कौन सी डीआई उठानी है, ग्राफ बेस्ड उठानी है, क्या उठाना है। सबसे पहले आप एक ऐसे डीआई एक ऐसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं क्या था, मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा रहती थी, मैं जब भी रीजनिंग और क्वांट के पेपर में बैठता था, मैं सबसे पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, 5। जिससे मेरा एक मोटिवेशन आ जाती थी कि यार मैं तो कर दूंगा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लो, उनको सॉल्व करो। ठीक है, एग्जाम में भी आपको यही करना, पहले छोटे क्वेश्चन उठा के उनको जल्दी फास्ट, जितना फास्ट हो सके सॉल्व कर दो। फिर उसके बाद आप किसी डीआई को उठाओ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप फिर थोड़ा ब्लेंडर कर जाओगे, यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना मत सोचना एग्जाम में, लेकिन हो जाता है वो प्रेशर की वजह से। फिर आप वो उठाना। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम में कैसे परफॉर्म करनी है। ये स्ट्रेटजी कब आएगी, जब आप मॉक में सेम परफॉर्म करेंगे। तो आपको मॉक भी बेसिक सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक क्वेश्चन क्वांट में छोटे छोटे जो आते हैं, वन लाइनर के आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे आते हैं, वो सब सॉल्व करना। फिर उसके बाद आप डीआई वगैरह टच करना। फिर आते हैं रीजनिंग, रीजनिंग में भी स्लॉक्स आते हैं। सबसे पहले इनका मर्डर कर दो तुरंत जाके, ना तो 1 1 मिनट में उड़ाते जाओ सबको। कोई स्लॉक्स सॉल्व 30 30 सेकेंड में सॉल्व होती है। स्लॉक्स करी, जितनी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं सब खा जाओ। उसके बाद आप रीजनिंग की जो पजल्स होती हैं, बड़ी बड़ी पजल्स आएंगी, वो सॉल्व करने पे ट्राई करना, और मॉक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों होती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो यार मैं बोलूँगा पूरी बैंकिंग अच्छे से पढ़ लो,
और बेसिक बैंकिंग तो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी, तो क्रेडिट रिलेटेड पार्ट ज़्यादा पढ़ना, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, कैसे रिकवरी, और सरफेजी, और DRTs, DRATs, ये कैसे काम करती हैं। और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अभी बेसिकली मैं सारे क्वेश्चन एक साइड लिख के, क्या क्या इंटरव्यू मुझसे पूछे गए थे, क्या पूछे जा सकते हैं क्रेडिट से रिलेटेड, क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर आते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर अगर आप डेली की कवर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाए तो अभी टाइम है, लग जाओ, अभी से 1 महीने की डेली वीडियो देखो, इससे आपका 1 महीना कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी आप अफेयर क्लाउड या फिर कोई भी आपके एजुकेटर हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसकी वीकली PDF आती होंगी, उनको उठाओ, वो रिवाइज करो, ठीक है। या वो रिवाइज कर लोगे तो आपका ये पूरा सिलेबस जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड GA, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव की बारी आती है। डिस्क्रिप्टिव में आप कहीं भी सर्च करो गूगल पे, फॉर्मेट ऑफ एन ऐसे, फॉर्मेट ऑफ ए लेटर, उसको बाकायदा नोट करो। और एग्जाम में एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर बीच में कभी टाइम मिले ना, तो एक पेपर पे फॉर्मेट लिख लेना कि यहाँ पे पहले डेट आती है, फिर टू, फिर द, फिर ऐसे पूरे सिक्वेंस बन जाता है वो। आप अगर आप लिख लोगे ना, तो जब टाइप करोगे, क्योंकि आपको तो अभी आदत है नहीं ऐसे टाइप करने की इतनी अच्छे से, तो जब आप लिख लोगे तो आपको दिमाग में रहेगा, अपना पेपर में लिखा, फॉर्मेट याद रहेगा। बेसिकली नंबर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो दूसरों से मैंने सीखा, यही था कि फॉर्मेट के ही नंबर मिलते हैं। आप कॉमा, फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो, इसके भी नंबर होते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना। और आगे अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज भेजो, सर ये दिक्कत आ रही है, सारी क्वेरीज मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो जो प्रो लेवल है, बट अभी वो कुछ लैग कर जा रहे हैं, बेसिकली उनके लिए भी सेम ही है, बट उनके लिए थोड़ा एक अलग से कुछ